गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जो डेली के हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उसी का ही आज पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन सॉरी। एलोपैथी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ ए केमिकल फ्रॉम प्लांट्स डेट। एलिलोपैथी एक प्रोसेस होती है, तो आपको बताना है वो जो रिलीज करती है एनिमल फ्रॉम प्लांट डेट, तो वो कौन सा प्लांट है जिसमें से ये जो प्रोसेस है या फिर वो जो रिलीज ऑफ केमिकल है वो कौन सा है। तो इनहिबिट क्या करने के लिए काम आता है, इनहिबिट करने के लिए ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट, रिजल्ट इन एफिशिएंट नाइट्रोजन जो फिक्सेशन अच्छी तरीके से कर पाए, अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो एसेंशियल है फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एंड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांसपिरेशन। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोपोर्शनल टैक्स कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से ही आपको टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये है, ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डेट इज़ द रेट प्रोपोर्शनल इंक्रीज विद, अगर आपका इनकम इंक्रीज होती है तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है आपका टैक्स भी। इसको हम फ्लैट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो बताना है यहाँ पे पहला सेकंड दोनों या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नंबर थर्ड की बात करते हैं, कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सैलाइन सॉइल ऑफ इंडिया। सैलाइन सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में है, दिस सॉइल रिच इन नाइट्रोजन होती है, तो आपको ये बताना है। दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न, गुजरात में ये पाई जाती है, डेल्टा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। एडिशन ऑफ ए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हेल्प सोल्व द प्रॉब्लम सैलिनिटी इन दिस एरिया। क्या ये जो कैल्शियम सल्फेट की डाईहाइड्रेट प्रॉब्लम है वो सोल्व कर पाएगा सैलिनिटी इन द सेल। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको बताना है ही हैज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, के ये सही है। ही हैज द लेफ्ट टू स्पीक, ही हैज द राइट टू स्पीक वोट इन द लोकसभा, क्या ये बोल भी सकता है और वोट भी कर सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर के द्वारा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ऑल इंडिया प्रेस क्लास इनके द्वारा फाउंडेड की गई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑन द बहिष्कृत हथकरघा सभा क्या इनके द्वारा फाउंडेड की गई थी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। एलोपैथी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स को। तो यहाँ पे ये सही है। एलोपैथी रेफर टू द केमिकल इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द इनहिबिटेड केमिकल इज रिलीज इन द एनवायरमेंट वेयर इट अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेबरिंग प्लांट। एलोपैथी केमिकल की बात करते हैं प्रेजेंट होते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ स्टेम से या फिर लीव्स से निकले, ये किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट में हो सकता है। एलोपैथी केमिकल डेट कैन प्रिवेंट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, दे कैन बी फाउंड इन लीव्स, फ्लावर्स, रूट, फ्रूट एंड स्टेम, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द सराउंडिंग cell. Target species are affected by these toxin in many different ways. The toxic chemical may inhibit shoot root growth, they may inhibit nutrient uptake, or they may attack a naturally occurring symbiotic relationship, thereby destroying the plant usable source of nutrient। ठीक है, एलिलोपैथी के बारे में थोड़ा और एलिलोपैथी मैंने बता ही दिया। द प्रोडक्शन ऑफ एलिलो केमिकल की बात है, बायोटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, सच एज न्यूट्रिएंट अवेलेबल एंड बायोटिक फैक्टर आल्सो टेम्परेचर पीएच स्पेस फैक्टर आते हैं। एलिलोपैथी जो है कैरेक्टरिस्टिक है सर्टेन प्लांट की, एल्गा की, बैक्टीरिया, कोरल एंड फंगी आल्सो। एलिलोपैथिक इंटरेक्शन आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस विद द प्लांट कम्युनिटीज एंड आर आल्सो थॉटफुल टू बी द इंपॉर्टेंट इन द सक्सेस ऑफ द मैनी इनवेजिव प्लांट। फॉर एग्जांपल सी ब्लैक काउबेरी, the process by which a plant acquire more of the available resources such as nutrient, water, or light from the environment without any chemical action on the surrounding plant is called the resource। तो अब यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे एप्लीकेशन, ओके द पॉसिबल एप्लीकेशन क्या हो सकता है एलोपैथी का, ये इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर द सब्जेक्ट ऑफ मस्ट रिसर्च किया जा रहा है। करंट रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द वीड ऑन क्रॉप एंड क्रॉप ऑन वीड्स एंड क्रॉप ऑन क्रॉप की यहाँ पे सोल्यूशन देखा जा रहा है। दिस रिसर्च further the possibility of using allochemical as growth regulator and a natural herbicide to promote sustainable agriculture also। a number of such allopathic plant यहाँ पे पाए जाते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जैसे लेप्टोस्पर्मोन इज अ परपोरेटेड थर्मोकेमिकल इन लेमन बोटल ब्रश में किया, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट चला हुआ है। दो इट वाज फाउंड टू वीक है लेकिन कमर्शियल हर्बिसाइड बनाने में, लेकिन फिर भी केमिकल एनालॉग ऑफ इट मेरिस्ट्रोम वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव। इट इज सोल्ड टू कंट्रोल ब्रॉड लीफ वीड्स, इसको सोल्ड किया जाता है कंट्रोल कर सके ब्रॉड लीफ वीड्स को कौन, बट ऑल्सो सीम टू बी इफेक्टिव कंट्रोल बाय कार्ब ग्रास इन लॉन्स। तो ये क्रैब जो ग्रास होती है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। मैनी क्रॉप कल्टिवेटर शो स्ट्रॉन्ग एलिलोपैथिक प्रॉपर्टी ऑफ विच राइस हैज़ बीन मोस्ट स्टडी। तो राइस को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है। राइस एलिलोपैथी डिपेंड करती है वेराइटी एंड ओरिजिन। जैपनोकिका राइस इज मोर एलोपैथिक देन इंडिका एंड जैपोनिका इंडिका हाइब्रिड। तो जैपोनिक राई जो है मोर एलोपैथिक है। मोस्ट रिसेंटली राइटर रिव्यू किया गया एलोपैथी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वीड मैनेजमेंट रिपोर्टेड फ्रॉम द एलोपैथिक कैरेक्टरिस्टिक। तो मैनी इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज इंटरफेयर विद द नेटिव प्लांट ग्रोथ थ्रू एलोपैथी। यहाँ फेमस केस जो रिपोर्ट किया गया है डेजर्ट श्रब का। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन अर्ली एग्जाम्पल वाज द सैलिवा ल्यूकोफाइलिया बिकॉज इट वाज ऑन द कवर ऑफ द जनरल साइंस इन 1964। बेयर जोन अराउंड द श्रब वर हाइपोथाइज्ड टू बी caused by volatile terpene emitted by the shrubs. However, like many allopathy studies, it was based on the artificial lab experiment and unwarranted extrapolation to natural resources. In 1970s, okay, science published a study where caging the shrub to exclude rodent and birds allowed grass to grow in the bare zone.
एलोपैथी हैज़ बीन अ क्रूशल रोल भी फॉरेस्ट वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द ब्लैक नट वालनट एलोपैथी जगलोन, तो आप ये देख सकते हैं कहाँ पे, जैसे एक और यहाँ पे अच्छा एग्जांपल मुझे दिखाई दे रहा है, डेट इज गार्लिक मस्टर्ड जो है इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है इन नदर्न अमेरिका में, टेम्परेट फॉरेस्ट से आई है, नदर्न अमेरिकन टेम्परेट फॉरेस्ट। इट सक्सेस मे बी पार्सली ड्यू टू एक्सक्रीशन, और इसका सक्सेस भी ऐसा माना जाता है। फिर आइडेंटिफाइड एलोलिकोकेमिकल डेट इन विद म्यूटेंट बिटवीन नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट द प्रोपोर्शनल टैक्स। तो आपको बताना था कि ये इनकम टैक्स जब से आपका इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से आपका इनकम के हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ता है, क्या ये सही है? तो आपको बताना है। सेकंड में ये फ्लैट टैक्स भी के नाम से भी जाना देते हैं, ये सही है। प्रोपोर्शनल टैक्स इनकम टैक्स वेयर द सेम परसेंटेज ऑफ द टैक्स, याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ द टैक्स की बात कर रही है, ना कि सिंपल एक टैक्स, क्योंकि कंपैरेटिव इन नेचर का हो जाता है जब आप 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 100 आप पूरी जीरो सम गेम थ्योरी के हिसाब से इसको मान लेते हैं कि 100 से जाके बढ़ नहीं सकता है। In a proportional tax is an income tax where the same percentage of the tax is levied from all taxpayer regardless of their income। मतलब क्या है कि जो परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है लगाया जाता है regardless of their income, मतलब उनको जो इनकम है ध्यान में नहीं रखी जाती है। अब प्रोपोर्शनल टैक्स अप्लाई द सेम टैक्स रेट फ्लो लो मिडिल एंड हाई इनकम टैक्स पेयर द प्रोपोर्शनल टैक्स इन कंट्रास्ट टू अ प्रोग्रेसिव टैक्स भी इनको कहा जाता है, वे टैक्स पेयर विद हायर इनकम पे हायर टैक्सेस देन अ टैक्स पेयर विद लोअर इनकम लोअर टैक्स पे करेंगे। आप प्रोपोर्शनल टैक्स ऑल्सो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड फ्लैट टैक्स। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज करेक्ट। व्हेन जीडीपी राइज डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो राइज बट बाय लेस देन द राइज इन द जीडीपी बिकॉज अ पार्ट ऑफ इज सिफॉन्ड ऑफ एज टैक्स, बट प्रोपोर्शनल टैक्स लोअर द कंजप्शन एट ईच लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो। ओके देखो रिग्रेसिव टैक्स जिस तरीके से आपका टैक्स पेड बढ़ता है, इनकम बढ़ रही है, तो रिग्रेसिव टैक्स इस तरीके से फ्लैट होता चलता है, प्रोपोर्शनल टैक्स बिल्कुल सीधा चलता है, एंड प्रोग्रेसिव टैक्स इज देयर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में, तो थोड़ा प्रोपोर्शनल टैक्स के और बारे में और जानते हैं। टैक्स इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, जो टैक्स का जो रेट है वो रिमेन कॉन्स्टेंट, दो द टैक्स बेस से चेंज करता रहता है, कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स इन विच द टैक्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके जैसे हमारा PIT है वो 30% है, वो तो बिल्कुल ही ऐसे सेम ही है, लेकिन अगर आपकी जब इनकम टैक्स जो इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मान ले पहले मेरी 50 इनकम थी, अब 100 हो गया, अब 100 का 30% निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, अगर 50 का 30% निकालेंगे तो अप्रॉक्स 15 होगा। तो आप यहीं पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो सेम रहता है, लेकिन जो आपका बेस है वो बढ़ता रहता है। हेयर द टैक्स बेस में भी बिकम इनकम एंड मोर वैल्यू प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं, इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता रहता है, कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इन द प्रोग्रेसिव टैक्स द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड जो है, जिसका हायर रेट, जिसकी इनकम ज़्यादा उसको हायर रेट पे करना पड़ेगा। एंड रिग्रेसिव टैक्स की बात करें तो इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स बेस टैक्स एक मिनट व्हेन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज एज द टैक्स बेस इंक्रीज द टैक्स आर कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। द रेट ऑफ टैक्स जो है डिक्रीज होता है एज द टैक्स बेस इंक्रीज। मुझे इसमें समझ नहीं आया। इट मस्ट बी नोटेड इन रिग्रेसिव टैक्सेशन दो द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता रहता है, total amount of tax increases on a higher income in the absolute sense, in the relative sense the tax rate decline होता रहता है on a higher income as much relatively। मतलब कि ये एक वैसे प्रोग्रेसिव माना जाता है, लेकिन जिसकी हाई इनकम है उसको भी सेम ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इट इज़ इन अ रिलेटिव सेंस ये मतलब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रिलेटिव सेंस में अगर जिसकी कम तनख्वाह है उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है, तो और जिसकी हाई इनकम है उसको भी सेम टैक्स रेट देना पड़ रहा है, तो जो रिलेटिवली वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इस वजह से इसको रिग्रेसिव टैक्स माना जा रहा है। दो द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज ऑन अ हायर इनकम इन द एब्सोल्यूट सेंस, लेकिन ये एब्सोल्यूट सेंस पे काम करता है। इन द रिलेटिव सेंस द टैक्स रेट डिक्लाइन होता रहता है ऑन अ हायर इनकम एज सच रिलेटिवली अ हायर बर्डन फॉल्स अपॉन द पुअर देन ऑन द रिच। जनरली टैक्स ऑन द नेसेसरीज आर डिग्रेसिव, जो भी हम नेसेसिटी की जो खरीदते हैं वो डिग्रेसिव होते हैं, दे टेक अवे द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द लोअर इनकम एज कम्पेयर टू द हायर इनकम। द रिग्रेसिव टैक्सेशन इज अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल होता है, डज नॉट कंप्लाई विद द कैनन ऑफ इक्विटी। एक डाइग्रेसिव टैक्स भी होता है, टैक्स विच आर माइल्डली प्रोग्रेसिव हैंस नॉट वेरी स्टीप सो डेट हाई इनकम अर्नर डू नॉट मेक अ ड्यू सेक्रीफाइस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। मतलब ये जो टैक्स होते हैं वो माइल्डली प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, और प्रोग्रेसिव हमने देखा था कि ये वैसे ना डाइग्रेसिव जो सिस्टम होता है वो हमारे USA में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, माइल्डली प्रोग्रेसिव है, लेकिन उसमें ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ द पीपल इज़ नॉट देयर सो डेट उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रोपोर्शनल देख सकते हैं, देखना प्रोपोर्शनल में बेस बढ़ता रहा है एंड देन जो नेशनल टैक्स रेट है वो सेम है, एंड टैक्स रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है रिग्रेसिव में, और इनकम भी नीचे है।
लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द सैलाइन सॉइल ऑफ इंडिया। सैलाइन सॉइल के ऊपर पूछा था। दीज सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी सॉइल नहीं है जो नाइट्रोजन में रिच हो, तो प्लीज़ डू मार्क इट एज राइट हैंड थंब रूल। नाइट्रोजन किसी भी सॉइल में रिच नहीं पाई जाती है, तो यस ये गलत हो जाएगा। सेकंड सही है, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पे वाटर का जो चांसेस है, जो हमारा सी वाटर है वहाँ पे लगता है, तो वहीं पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ से नाइट्रोजन उसके पास आता रहता है, या फिर रॉक बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एडिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हेल्प करता है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सैलिनिटी। एसिडिटी के लिए एडिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को जब हम डाल देते हैं तो डाइहाइड्रेट हेल्प करते हैं जो हमारा सैलिनिटी की प्रॉब्लम, तो हम ये पहले जानते हैं। सैलाइन सॉइल आर ऑल्सो उर्सा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ब्लैक सॉइल को रहार के नाम से जानते हैं शायद। सैलाइन सॉइल कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड थस दे आर इनफर्टाइल हैं एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। They have more salt, largely because of the dry climate and poor drainage. They occur in arid and semi-arid region and waterlogged and swampy area. The structure range from the handy to loamy, and they lack in nitrogen and calcium also. And first is not correct. Saline soil are more widespread in Western Ghat. Okay. In the run of Kutch southwest monsoon, they bring out salt particle को लेकर and deposit there as a crust. Sea water intrusion in the deltas promote करता है occurrence of salt saline in the areas of intensive alti cultivation and excessive use irrigation का होता है, तो वहाँ पे भी especially in areas of green revolution, the fertile alluvial सॉइल जो है एक्सेलेंट हो चुकी है। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेट कंडीशन प्रमोट करता है कैपिलरी एक्शन को, विद रिजल्ट करता है डिपॉजिट ऑफ साल्ट जो हमारी टॉप लेयर से आते हैं तो बिल्कुल ही ऊपर आ जाते हैं। इन सच एरिया स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा फार्मर आर एडेड जिप्सम, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। प्रॉब्लम सैलिनिटी को सॉल्व किया जाए। फॉरेस्ट एंड माउंटेन, तो ये देख सकते हैं। एंड अलुवियल सॉइल इज़ इन द गंगा वैली प्लेन में पाया जा रहा है, और आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसाम एरिया भी कवर होते हैं, एंड द कोस्टल एरिया ऑल्सो कवर देयर। ब्लैक एंड रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो राजस्थान का पार्ट है, एंड ऑरेंज ऑरेंज जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा का सारा रेड एंड येलो सॉइल से है। ब्लैक की बात करें तो बिल्कुल आपका जो सेंट्रल पार्ट है पेनिनसुला का वो कैरी करता है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा, कर्नाटका ऑल्सो देयर, महाराष्ट्र है। एंड देन लेटराइट सॉइल जहाँ पे पिंक दिख रहा है, जो हमारे रेड एंड येलो सॉइल के पैचेस के बीच में जो पैच दिख रहे हैं डेट लेटराइटिक एंड एरिड जो बिल्कुल येलो है, तो राजस्थान का एरिया ये यहाँ पे कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में था, क्या प्राइम मिनिस्टर इसको चूज़ करना है। ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चूज़ किया जाएगा, किसी के प्रेजर के ऊपर रहता है। क्या ये जो है स्पीक कर सकता है और वोट कर सकते हैं लोकसभा, ये गलत हो जाएगा, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रखा जाता है, पब्लिक फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी इनको माना जाता है, एंड पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको ही ऐसा बनाया जाता है। या फिर ये जो है प्रेसिडेंट की आंखों में एक अच्छा जज बन सकता है, अच्छा पर्सन हो। सेकंड इज नॉट ग्रेजुएट जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, बट वो वोट नहीं कर सकते, तो इस वजह से सेकंड क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल के बारे में जानते हैं। M60 अवार्ड थे 1963 में, 50 से लेकर 63 तक रहे थे। सेकंड जनरल की बात करें तो यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं, डेट नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिलहाल जो है के वेणुगोपाल है 2000 से टिल डेट, द अबव जो डेटा है हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एज द चीफ लीगल एडवाइजर हाई गवर्नमेंट का। ही एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट इन ऑल लीगल मैटर। ही ऑल्सो द प्राइमरी लॉयर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड अटॉर्नी जनरल लाइक एन एडवोकेट जनरल स्टेट का होता है, उसी तरीके से काम करता है। हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, तो सुप्रीम कोर्ट जज की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट हैव इधर 5 ईयर इन हाई कोर्ट ऑफ जज एंड 10 ईयर ऑफ हाई कोर्ट। जैसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए भी लागू होती है। ही में भी एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं द आई ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफिस, तो कितनी टर्म के लिए, नो फिक्स टर्म नहीं है अटॉर्नी जनरल की। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नो स्पेसिफिक टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल, सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डज नॉट मेंशन द प्रोसीजर, किस लेवल पे इसको रिमूव किया जाएगा। एंड उनको जो है ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ही कैन क्विट सबमिटिंग हिज रजिस्ट्रेशन विद द प्रेसिडेंट। इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। एंड बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ द अटॉर्नी जनरल। Being the chief law officer of the country, the Attorney General of India has to perform the following function which are legal matter are referred to him। तो प्रेसिडेंट से अपनी एडवाइस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट कीप एंड रेफरिंग हिम लीगल मैटर, तो इनको से भी पूछ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से तो पूछ ही सकते हैं। बट प्रेसिडेंट रेफर ही ऑल्सो परफॉर्म द ड्यूटी मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। द 3 ड्यूटीज दैट आर असाइन टू हिम बाय प्रेसिडेंट आर नंबर फर्स्ट जो है एनी लीगल केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो अटॉर्नी जनरल उसको स्पीक करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स बिहाफ। ही हैज़ रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही ऑल्सो अपीयर इन द हाई कोर्ट इफ any case is related to the government of India, ठीक है। If he also appear in the high court if any case government of India के हिसाब से चला हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है विक्टिम है या और अक्यूज है जो भी है,
या लीगल पार्टी है तो वहाँ पे जाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की बात की जा रही है ये। और याद रखना हाई कोर्ट का जो केस है वो कहीं पे भी चूज़ किया जा सकता है, कोई भी हाई कोर्ट हो। बट लिमिटेशन क्या है अटॉर्नी जनरल, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागत नहीं जा सकते, खिलाफ नहीं जाते हैं। ही शुड नॉट एडवाइज ब्रीफ इन केस विच ही होल्ड टू, ओके, वो अपनी जो पार्टी है जो नेक्स्ट जो जिसके खिलाफ लड़ रहा है उसके बारे में नहीं बोल सकता, उसको कोई एडवाइस नहीं दे सकते। ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द प्रायर, और ये जो है डिफेंड नहीं कर सकता किसी भी क्रिमिनल को अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एनी कोर्ट। फैक्टर अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ही कैन बी पार्ट ऑफ आर कोर्ट इन द इंडियन टेरिटरी, ही गॉट द राइट टू सीक एंड द टेक पार्ट इन पार्लियामेंट, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा, ओके, और देर ज्वाइंट मीटिंग एंड एनी कमेटी में भी ये जा सकते हैं। ही हैज़ नो राइट टू वोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टू एमएमपी। ही ऑल्सो एंजॉय ऑल पावर एंड इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। ही इज नॉट कंसिडर गवर्नमेंट सर्वेंट, इसको नहीं कंसिडर किया जाता। ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली टू, ये जो है प्राइवेटली भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द एनी लीगल। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल, तो 76 है, हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट, कैन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग, तो यस। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेंडमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, एंड हाउ इज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट द कोर्ट हियरिंग, तो नॉट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग, ये भी सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भी, या फिर बशीकृति हितकर्णी सभा, ये भी सही है। सॉरी, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग इनके द्वारा सेटअप नहीं की गई थी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फॉर विनिंग द रिजर्व्ड सीट इन इलेक्शन, कांग्रेस नीडेड पॉलिटिकल फ्रंट टू मोबिलाइज दलित वर्कर्स, तो कांग्रेस ने क्या किया, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग 1935 में विद जगजीवन राम के द्वारा स्टार्ट की गई थी, बिहार के वो प्रेसिडेंट थे, तो सॉरी यार, तो मुझे ओके रियली सॉरी। तो 1935 में देखो क्या था कि जो भीमराव अम्बेडकर थे बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे थे दलित के ऊपर, तो कांग्रेस को ये राज नहीं आ रहा था। तो कांग्रेस भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जो डिप्रेस क्लास की आवाज़ को सुन सके और या मोबिलाइज कर सके दलित के वोट्स को भी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग बनाई 1935 में, लेकिन जगजीवन राम जो थे बिहार के प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, एंड वेरी कन्फ्यूजिंग। 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नागपुर में स्थापित की, एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लेमिंग दैट दलित टू बी द डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटी। तो ये 1942 में भी ये जो मुद्दा उठा था, ऑल दो 1942 में पार्ट मतलब जो पुना पैक्ट था वो साइन कर दिया जा चुका था, टू मोबिलाइज पुअर एंड अनटचेबल ऑन अ ब्रॉडर बेसिस देन कास्ट अलोन। इन 1936 ही फाउंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी उन्होंने फाउंड की थी विद द एम टू वेलफेयर ऑफ द लेबरिंग क्लास। इन 1937 इलेक्शन इज हिज पार्टी डिड वेल इन मुंबई में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एज वेल एज इन सेंट्रल प्रोविंस एंड विराट। इन 1920 अम्बेडकर स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे कॉल्ड बशीकृति हितकर्णी, तो बॉम्बे में इन्होंने स्टार्ट की थी, कब की गई थी, 1923 में की गई थी, एंड फॉर द मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द अनटेजेबल, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट बट नॉट फर्स्ट, सॉरी।